बैठ जाए और परसों आकर के आपको सुनाए। और मारिया बहन जी ने उस गरीब के सपने को भी यकीन में बदलने का काम 4 बार की सरकार में आसाई हो गए। और यहां तक कि उन्हें मालूम हो जाए कि इस गांव में बीएसपी का झंडा लगा है तो दूसरी पार्टी वाले घुसते ही नहीं। डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो सपना उस गरीब के मां ने भी देख लिया। और मारिया बहन जी ने उस गरीब के सपने को भी यकीन में बदलने का काम 4 बार की सरकार ने किया। 4 बार की सरकार ने शिक्षा फ्री कर दी। कहा शिक्षा फ्री? तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप तो पढ़ाई करो, पैसा मैं जमा करूं। यहां तक तुम विदेश भी जाओगे तो विदेश की पैसा भी मैं जमा करूंगी, आप तो पढ़ाई करो। कहा अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप परेशान नहीं होना, उसकी पढ़ाई की, उसकी लिखाई की, उसकी शादी की जिम्मेवारी मेरी है। हमारी बहन मुख्यमंत्री है। माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना शुरू कर दी। उसके तहत 12,000 नहीं 25,000 रुपया बच्चों को मिला। एक साइकिल दी गई। बच्ची जब पैदा हुई, महामाया आशीर्वाद योजना के तहत जब बच्ची पैदा हुई तो उसका बहन जी ने जितनी बच्ची पैदा हो रही थी सबका एफडी करा दिया। और कहा जब बच्ची बड़ी होगी, 18 साल की होगी, तो उसे 2 से 2.5 लाख रुपए शादी के लिए मिल जाएगा। शादी के लिए अनुदान मिल रहा था। गरीब के घर में बेटी की शादी हो रही थी तो उस वक्त 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक शादी का अनुदान मिलता था। कोई रिजेक्ट नहीं होता था फॉर्म। बहन जी का निर्देश था समाज कल्याण विभाग के अंदर, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो 1 महीने के अंदर उसे पैसा मिलना चाहिए और शादी से पहले मिलना चाहिए, शादी के बाद भी नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो कर्जा न ले, लोन न ले, ब्याज पे पैसे न ले। सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे दिया। जो हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं पाए हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कहा कि सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन मिल गया, तमाम ठेकेदार पैदा हो गए, कॉन्ट्रैक्टर बने, बिजनेसमैन बने। ये देन आपकी बहन जी की, और देन संविधान की थी, देन हमारी वोट की थी, देन हमारी सामाजिक एकता की थी। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये सामाजिक एकता अगर आपने बना लिया, ना बिकने वाला समाज बना लिया। उत्तर प्रदेश में समाज बिका नहीं, देखिए बहुत लालच है। उधर भी लाना चाह रहे थे कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये खाओ, वो पियो, ये करो, पैसा लो, ये 500 लो, ये साड़ी ले लो, ये पाए ले लो। तो लोगों ने कहा नून रोटी खाएंगे, हाथी का बटन। ऐसे नारों से उत्तर प्रदेश गूंज गया, लोग धराशायी हो गए। और यहां तक कि उन्हें मालूम हो जाए कि इस गांव में बीएसपी का झंडा लगा है तो दूसरी पार्टी वाले घुसते ही नहीं थे। कहा चलो 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 चलो, यहाँ टाइम ना खराब करो, ये लोग हमको नहीं देंगे। क्या है? अरे ये सब बीएसपी वाले लोग हैं, नहीं देने वाले, बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले भी नहीं है, कुछ भी कर लो, ये वोट वहीं जाएगा। कहां जाएगा? आवाज नहीं आई, कहां जाएगा? आप देखिए लीडर है बीएसपी के, आते हैं। ये जो मंच है परमानेंट नहीं होता, ये मंच परमानेंट नहीं होता। इस मंच पे मेरा कार्यकर्ता कोने में बैठा होगा, वो वर्कर है, सच्चा, ईमानदार है, डिवोटेड है, कमिटेड है, डिसिप्लिन्ड है, और उसने अपने काम में जज्बा दिखाया है। तो हो सकता वो बंदा भी आज यहाँ पर बैठ जाए और परसों आकर के आपको सुनाए। इसलिए मैंने कहा इस समय मुझे बहुत कम मिला है। 2 बजे का समय था आज का, तो इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि बीएसपी की विचारधारा, मैंने पहले बोला कि देश में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और बीएसपी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जब इसमें जुड़ जाता है और इसको कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए ही मानर कांसीराम साहब ने किसी भी धन्ना सेठों से उस वक्त भी और आज भी बीएसपी के अंदर किसी पैसे की एंट्री नहीं है। कहा जिस दिन बीएसपी धन्ना सेठों से पैसा लेना शुरू कर देगी तब इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कैसे रह जाएगा।
अगर आप इसको चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारा बना रहे, तो हमें अपने दम पर अपने खून पसीने से बीएसपी को चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए आज भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। मैंने कहा था मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं वो बात को भूल गया। मैंने कहा नहीं था कि आप लोगों के साथ कि मैं पूरे देश में जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख मिला कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हमारे नौजवान बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार होता है, तो मैं हर जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने अत्याचार, इतने तरीके से अत्याचार होते कि आपकी रूहें कांप जाएंगी। अभी आपने देखा है कि अभी घटना घटी मुंडका में। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में 3 वाल्मीकि समाज के बच्चे उस सीवर लाइन में गए। एक बच्चा बेहोश हो गया, दूसरा उसको बचाने गया, वो बेहोश हो गया, तीसरा बचाने गया, वो भी बेहोश हो गया, और 3 बच्चे उसी में जाकर उनकी डेथ हो गई। इस सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। उनके परिवार में कौन लोग थे? उनके परिवार में 12 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 2.5 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 16 साल के बच्चे हैं। 12 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे। उन क्या उम्र क्या थी? किसी की 28 साल थी, किसी की 32 साल थी और किसी की 42 साल थी। तीनों बच्चे यहाँ पे खत्म हो गए। लेकिन सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पहले बोल दिया, अगर सरकार पे फर्क पड़ता तो वो लोग खाली नंगे हाथों नहीं जाते। उनके पास ग्लव्स होते, उनके पास ऑक्सीजन नापने का पैरामीटर होता। पहले वो इक्विपमेंट नीचे जाता कि उसके अंदर सीवर लाइन में ऑक्सीजन है कि नहीं, कौन सी गैस है। उसके बाद वो मास्क पहनते, उसके बाद पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के फिर अंदर एंट्री करते। लेकिन आपकी मौत से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात समझ, आपकी मौत से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उनकी मौत से फर्क पड़ता है। उनका एक बंदा मरता है, पूरे देश में हल्ला मच जाता है। लेकिन आपके 3 बच्चे सीवर लाइन में डूब के मर गए तो हमको भी नहीं पता होगा। हमने तो ऐसे न्यूज में देख लिया, आपको भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात उनके लिए, वो बात वहां से निकल के भी नहीं आएगी, अखबारों में छपेगी भी नहीं, मीडिया में हाईलाइट भी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो हमें समझना पड़ेगा। हमें क्या करना? क्या हमारी वो जनरेशन जो सदियों से वो काम कर रही थी, करती रहेगी, वही काम करती रहेगी? आखिर कैसे उनको हम आगे लेके आए? मेरे सामने एक बात आई यार कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1948 में, जब बंटवारा हुआ तो भारत से बहुत से मुसलमान चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से तमाम लोग जो हिंदू थे वो इधर आ गए। यहां से गए तो करीब करीब 40 लाख एकड़ जमीन जो मुसलमान पाकिस्तान में गए अपनी जमीनें छोड़ के चले गए। तो उसमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकार को, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा लेटर, उनसे पर्सनली बात भी करी कि हमारा जो समाज है इस देश में दबाकुशदा समाज है, जो उधर से भी लोग आए हैं, वो वहाँ पे जुलाहे का काम कर रहे थे, जूते बनाने का उनका काम था, जुलाहे और फैक्ट्री का काम था। तो मैं चाहता हूँ इनको, आप जो उधर से भी आ गए, इधर भी जो लोग हैं बेरोजगार हैं, आप इनको 4 लाख एकड़ जमीन दे दो। जो 40 लाख एकड़ जमीन है उसमें 4 लाख एकड़ जमीन दे दो, ताकि ये लोगों में बढ़ जाएगी तो ये लोग बेचारे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो नेहरू जी ने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत काबिल तारीफ बातें हैं, बहुत अच्छी बातें बोली नेहरू जी ने। तो बाबा साहब को लगा भाई हो सकता है खुश हो गए तो जमीन मिलने वाली है। तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के प्रताप सिंह कैरो वहाँ का मिनिस्टर था, उसको उन्होंने उसमें रंगा लगा दिया। मैंने डायरेक्ट से दिल्ली से था, रंगा वहाँ से लगा दिया गया। कहने नहीं, ये जमीन तो हमारी है, ये जमीन हम इन दलित समाज के लोगों को नहीं दे सकते। प्रताप सिंह कैरो ने उसमें इतना रंगा लगाया, कोर्ट ले गया, सुप्रीम कोर्ट रहा, वो आखिरकार जमीन हमें नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने फिर संघर्ष प्रयास किया, 1 लाख एकड़ जमीन मिली, 1 लाख एकड़ जमीन मिली। बाबा साहब के अथक प्रयासों से माने 40 लाख में आपने 4 लाख एकड़ जमीन मांगी और 4 लाख में भी आपको मिली मात्र 1 लाख। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।